नमस्ते प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य करियर पॉइंट्स की इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है मनोज। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं आवेशों के बारे में सब कुछ। हालांकि हमने इसकी पहली जो कक्षा थी उसमें आवेशों के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ ली थी। एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और लगभग 6 से 7 प्रश्न मैं अच्छे अच्छे लेके आया हूं। इन्हीं प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है और आवेशों के बारे में जो एक आध दो पॉइंट बचे हुए हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने जो उस दिन डिस्कस किया था उसमें हमने सीखा था भाई कि जो आवेश होता है ये किसी वस्तु का क्या क्या आंतरिक और मूल गुण होता है। आंतरिक और मूल गुण होता है जिसके कारण वस्तु क्या क्या दर्शाता है बच्चा। उसके कारण वस्तु या तो वैद्युत प्रभाव प्रदर्शित करती है या फिर चुंबकीय प्रभाव। ठीक है भाई, तो उसे आवेश कहते हैं। और आवेश एक्चुअली आते कैसे थे तो मैंने बताया था सर, अगर आपको याद हो ना तो आवेश आते थे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के डिफरेंस के कारण, माने कि इलेक्ट्रॉन्स भी हो और प्रोटॉन्स भी हो। तो जो नेट आवेश होता था वो इनके अंतर के कारण आता था बेटा। वो क्या होता था, इनके अंतर के कारण आता था। ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन देम, इनके कारण वहां पर आवेश पैदा होता था। फिर हमने सीखा था कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। हाँ ना बोलते जाया करो, हाँ ना बोलते जाया करो। मैं फिजिक्स को इतना आसान बना दूंगा, यू विल फॉल इन लव विद फिजिक्स। आपको फिजिक्स से मोहब्बत हो जाएगी। बस थोड़ा सा वक्त मुझे देते जाइए, जैसा मैं बोलूं वैसा करते जाइए, हाँ ना तो बोलते जाइए। हाँ ना बोलने का कोई पैसा लगता नहीं है। शुरुआत करते भाई। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो गैप, जो अंतर होता है, उसके कारण नेट आवेश आता था, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि सर क्या होता था, ये Ne प्लस या माइनस डिपेंड करता है कि यदि ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो कैसा चार्ज होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो ये होता था बेटा ऋणात्मक चार्ज, ऋणात्मक आवेश। और अगर प्रोटॉन्स ज्यादा हैं तो ये कैसा होता था बेटा, धनात्मक आवेश। एक सिनेरियो हमने और देखा था कि यदि दोनों बराबर हो जाएं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या हो जाए बेटा, बराबर हो जाएं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होने की दशा को हम क्या कहते थे सर, इसका नाम होता था, इसको कहते थे उदासीन होना। उदासीन होना यानी हैविंग नो चार्ज, हैविंग नो चार्ज, इस पर कोई भी आवेश नहीं है। फिर हमने इनके कुछ प्रॉपर्टीज भी सीखी थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही थी बच्चा कि जो सेम चार्जेस होते हैं ना, एक जैसे आवेश, एक जैसे आवेश, ये क्या होते थे बेटा, ये करते थे एक दूसरे को प्रतिकर्षित। अगर एक जैसे आवेश हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते थे, प्रतिकर्षित करते थे। और विपरीत आवेश क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहां तक की बातें हमने सीखी थी। फिर इसके बाद हमने एक छोटी सी बात सीखी थी कि जो आवेश होता है बेटा वो क्या होता है, संरक्षित होता है। आवेश कैसा होता है बेटा, संरक्षित। चार्ज इज कंजर्व्ड, आवेश संरक्षित होता है। अगर आपको इसके बारे में सीखना था तो मैंने थोड़ा सा पिछली बार क्लास में बताया भी था कि यहां पर कोई 3 चार्जेस होंगे, इन सब पर क्वेश्चन धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे। क्वेश्चन की चिंता आपको नहीं करनी है। अगर ये आइसोलेटेड है यानी विलगित है और यहां पर कोई आवेश है Q1, Q2, Q3, फिर हमने इस डब्बे को अच्छे से हिलाया, ठीक है, ऐसा 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 किया, करने के बाद यहां जो है ना, तीनों आवेश एक दूसरे से क्या होंगे बेटा, तीनों आवेश एक दूसरे से संपर्क में आएंगे। और संपर्क में आने के बाद क्या होगा सर, संपर्क में आने से इनके आवेशों में परिवर्तन आ जाएगा, Q4, Q5 और Q6। तो इस वाले केस में हम ये कह सकते हैं कि यदि ये संरक्षित है तो फिर क्या होना है सर, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q4 प्लस Q5 प्लस Q6। मतलब क्या हुआ सर इसका, कि इसका कुल आवेश इसके कुल आवेश के इक्वल होगा, बराबर होगा। यहां तक की बातें हमने की थी। और लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा हुआ था वो क्या था सर, वो हमने सीखा था आवेशों का क्वांटीकरण के रूप में।
तो बेटा आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता था, इसके बारे में हमने क्या सीखा था? इसके बारे में सर आपने बताया था कि यदि कोई आवेश है, जो कुल आवेश किसी वस्तु पर है, किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है वो हमेशा जो सबसे छोटा आवेश है ना, आवेश का एक पैकेट, इस एक पैकेट का पूर्णांक गुणा होता है। यानी आवेश जो होता है कुल, वो ई का इंटीजर मल्टीपल होता है। इंटीजर मल्टीपल का मतलब क्या कहेंगे कि जो एन की वैल्यू है ना बेटा, वो कैसी होगी? एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है और सो ऑन। लेकिन क्या सर एन की वैल्यू आधा हो सकता है 0.5? आप कहोगे सर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 0.5 कोई पूर्णांक नहीं है, ये क्या है? अपूर्णांक है, ठीक है, डेसिमल नंबर है। क्या आपके दिमाग में ऐसी बात आ रही है क्या कि सर कभी हम 3/2 कर दें? नहीं करेंगे सर, 3/2 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 3/2 भी एक डेसिमल नंबर है, और अगर ये एक डेसिमल नंबर है बेटा तो हम एन की वैल्यू ये भी नहीं रखेंगे, केवल ऊपर वाली रखेंगे। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ही बताया था, अगर आपको याद हो तो, वो नेल पेंट वाला एग्जांपल था ना बेटा, कि अगर आपको नेल पेंट लेना है तो ये पूरा 1 यूनिट मिलेगा, आधा इसमें से नहीं देंगे। ठीक है ना बेटा? आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं जो आज का नया टॉपिक है, जिसको अपन बोलते हैं आवेशन के तरीके। आवेशन के तरीके, इसको बोलते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। माने कि ये हुआ भाई कि अगर कोई एक आवेश है और वो आवेश कैसा है, सॉरी, अगर कोई एक वस्तु है और वो निरावेशित है, अनावेशित है, डिस्चार्ज्ड है, उदासीन है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। एक वस्तु है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। लेकिन आपको क्या करना है? इस वस्तु को चार्ज करना है, इसको आवेशित करना है, इस पे आवेश लाना है। इसके भाई कितने तरीके होते हैं? सर 3 तरीके होते हैं। आवेशन के कितने प्रकार होते हैं बेटा? 3 प्रकार। पहला होता है घर्षण के द्वारा आवेशन। दूसरा होता है चालन के द्वारा आवेशन। और तीसरा होता है बेटा प्रेरण के द्वारा आवेशन। घर्षण का मतलब क्या हो बेटा? फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन। इसके अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा? पहले का लिखेंगे फ्रिक्शन, फिर क्या लिखेंगे बेटा? फ्रिक्शन के बाद कंडक्शन, और फिर लास्ट में क्या है? इंडक्शन। एक एक करके हम सबका डिस्कशन करते हैं। घर्षण के द्वारा आवेशन क्या होता है, चालन के द्वारा आवेशन क्या होता है, और प्रेरण के द्वारा आवेशन क्या होता है। तो सबसे पहला नंबर हमें लिखना है सर घर्षण के द्वारा आवेशन। अब आपको बताना है मेरे विद्यार्थियों कि घर्षण के द्वारा आवेशन आपने कहां कहां देखा है। अगर आपने फील किया हो तो कई बार जब ठंडियों के दिनों में, सर्दियों का दिन होता है और आप नायलॉन वाली टी शर्ट पहन के सो रहे होते हैं और फिर टी शर्ट उतारते हो तो कई बार आपको चट चट की आवाज समझ में आती है। आती है? हाँ ना बोलो। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप कपड़े धुल के डालो सूखने के लिए, और जब उस कपड़े को आप सूखने के बाद निकालने आते हो, उतारने जाते हो ना, तो होता क्या है? आपके रोए उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। आपने ये बात फील भी करी होगी कि जब धुले हुए कपड़े उतारने आप जाते हो तो वहां पे उन कपड़ों के द्वारा आपके रोए क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। आपके रोए जो है उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और एक और एग्जाम्पल है, छोटे बच्चे खूब करते हैं, पेन को बालों में रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, फिर कागज के टुकड़ों को अपनी ओर से आकर्षित करते हैं, तो कागज के टुकड़ों को ये आकर्षित कर लेता है। ये सबके सब एग्जाम्पल जो है बेटा, ये किसके द्वारा है? घर्षण के द्वारा आवेशन के प्रकार हैं। घर्षण के द्वारा आवेशन के प्रकार होते हैं। आपने इस पेन को अपने बालों में रगड़ा तो बाल से टूटकर कुछ इलेक्ट्रॉन पेन पे आ गए, बाल से टूटकर कुछ इलेक्ट्रॉन पेन पर आ गए। बोलो, पहले ये जो पेन था बेटा, पहले ये जो पेन था ये कैसा था?
सर पहले तो पेन अनावेशित था यानी निरावेशित था, ये क्या था, नो चार्ज की कंडीशन में था। सब लोग बताओगे ये कौन सी कंडीशन में था बेटा, नो चार्ज की कंडीशन में था। अगर ये नो चार्ज की कंडीशन में था तो हम ये कह सकते हैं कि इस पर कोई चार्ज नहीं था। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे होंगे बेटा, इक्वल नंबर्स में होंगे, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स। हाँ ना बोलो भाई, हाँ ना बोलते जाओ, हाँ ना बोलते जाओ। इसी से हमारी फिजिक्स आगे बढ़ेगी, केवल हाँ या ना में। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो नो करके कमेंट करना, उस टॉपिक को लिखना, हमारी टीम आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेगी या फिर मैं ही उसका आंसर दूंगा, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल खूब भरपूर तरीके से करना है। अब आप इस पेन को अपने हेयर्स पे क्या करते हो बेटा, रब करते हो, अपने बालों से ऐसे 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 करते हो। अब जहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इक्वल थी, अब वहां क्या होगा, बाल से टूटकर कुछ इलेक्ट्रॉन पेन पे आगे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन कहां आ गए, पेन पे आ गए। अब बोलो अगर इलेक्ट्रॉन्स इस पे ज्यादा आ गए बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस पे क्या हो गए बेटा, ज्यादा हो गए, तो बताओ होने क्या वाला है। सर इस केस में हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो ज्यादा हो गई, और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई प्रोटॉनों से, अब ये निरावेशित नहीं है, अब ये उदासीन नहीं है। सर उदासीन नहीं है तो क्या हो गया, तो इस पे क्या आ गया है, आवेश आ गया है। इस पे क्या आ गया बेटा, आवेश आ गया है, आवेश इस पर आ गया है। और यही तो मैं कह रहा था, हमें यहाँ क्या लाना था सर, आवेश लाना था। तो आवेशित करने का सबसे पहला तरीका क्या होता है, सर आवेशित करने का सबसे पहला तरीका होता है किन्हीं भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना, आपस में उन दोनों को स्पर्श करा के फ्रिक्शन क्रिएट करना, और इस घर्षण के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स टूटकर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, और इस प्रकार जो वस्तु थी वो क्या हो गई बेटा, चार्ज हो गई है। पहला तरीका था फ्रिक्शन के कारण, चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। अब दूसरा है बेटा चालन के द्वारा, चालन के द्वारा। अगर चालन के द्वारा फ्रिक्शन की बात करें, सॉरी चालन के द्वारा आवेशित करने की, किसी भी वस्तु को हमें आवेशित करना है लेकिन चालन के द्वारा, तो कैसे करेंगे सर। कई बार आपने देखा होगा कि जो आपकी मोबाइल है ना बेटा, ये क्या होती है, डिस्चार्ज हो जाती है, और फिर आप क्या करते हो, आप करते क्या हो, सिंपल सा एक वायर लगाते हो, एक चार्जर, और फिर इसे क्या कर लेते हो, अगेन चार्ज कर लेते हो। यही तो बोलते हो ना बेटा कि हमने मोबाइल अपनी चार्ज कर ली है। कैसे आया, आवेशित कर लिया है। इस पे जो आवेश थे हमने क्या किया था, एक आवेशित वस्तु थी। अरे आवेशित वस्तु क्या है बेटा, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा में क्या होते हैं, आवेशित होते हैं। तो ये आवेशित थी, आपने यहां से आवेशों को अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लिया। इसको आसान भाषा में बताता हूं, इसको आसान भाषा में मैं समझाता हूं, इसको मैं आसान भाषा में समझाता हूं। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, कि जैसे मान के चलो यहां पर एक वस्तु है और इस वस्तु पर ढेर सारे आवेश हैं, इस वस्तु पर क्या है बेटा, ढेर सारे आवेश हैं। अब इन ढेर सारे आवेशों से मुझे एक दूसरी वस्तु को क्या करना है बालक, इसको चार्ज करना है। मुझे एक दूसरी वस्तु को क्या करना है, चार्ज करना है। हम सिंपली क्या कर देंगे, यहां से एक चालक तार ऐड कर देंगे। यहां से क्या करेंगे बेटा, चालक तार ऐड करेंगे। चालक तार का मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसी तार जिसमें आवेश बह सके। तो होगा क्या, यहां से जो आवेश है वो इधर आएंगे, यहां से ये आवेश इधर आएंगे और ये भी चार्ज हो जाएगा। जब एक पे आवेश ज्यादा है और दूसरे पे आवेश कम है तो चार्ज यहां से यहां आएंगे। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बता दूं, हम लोग इसी में आगे चल के सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक टर्म आएगा वहां पर जिसको अपन बोलते हैं वैद्युत विभव, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो होता क्या है, जब जहां चार्ज ज्यादा होता है वहां पर विभव ज्यादा होगा, और जहां चार्ज नहीं है यहां विभव क्या होगा बेटा, जीरो होगा। अभी अगर दो वस्तुएं हैं, एक पे विभव ज्यादा है दूसरे पे विभव कम है, तो याद कर लेना बेटा, जो विभव उच्च विभव है, जो उच्च विभव है से निम्न विभव की ओर वैद्युत धारा चलती है। यानी जो आवेशों का प्रवाह होता है, आवेश किधर से जाएंगे सर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। तो ऐसा होगा ही होगा कि आप एक चार्ज कोई बॉडी है, इस चार्ज बॉडी से
किसी दूसरी एक बॉडी को आप चार्ज अटैच कर दो किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू, तो होगा क्या सर, कंडक्टिंग वायर के थ्रू ऐड करोगे ना तो ज्यादा विभव वाले से कम विभव वाले की तरफ आवेश जाएंगे, और जो वस्तु पहले आवेशित नहीं थी वो भी क्या हो जाएगी बेटा, आवेशित हो जाएगी। वो भी कैसी हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी, ये भी चार्ज हो जाएगी। और एक मजे की बात मैं बता देता हूं, इस बात पे अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन पे इसका बहुत ज्यादा डिस्कशन होगा। अगर आप चालन के द्वारा आवेशित कर रहे हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, आवेश केवल तभी तक फ्लो होंगे, आवेश इधर से इधर तभी तक जाएंगे जब तक इन पर आवेश बराबर नहीं हो जाता। वंस द चार्जेस गेट इक्वल, इसके बाद इनका आवेश का जो प्रवाह है वो कंप्लीटली रुक जाता है, उसके बाद यहां पे फिर आवेश प्रवाह नहीं होता है। तो यहां पर दोनों आवेश क्या हो जाएंगे, इक्वल चार्जेस हो जाएंगे इन पे। क्लियर बात है बेटा। तो अगर मैं ये बोलूं कि कोई भी एक वस्तु उस पे आवेश था, कोई भी दूसरी वस्तु उस पे आवेश नहीं था, हम इन दोनों को अटैच करेंगे किसी चालक तार के कारण, चालक तार से अगर हम जोड़ेंगे तो होगा क्या बेटा, इन दोनों में आवेश का एक प्रवाह बनेगा, और आवेश का प्रवाह बनने के बाद होगा क्या, दोनों पर आवेश का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों इक्वल आवेश पर नहीं आ जाते हैं, जब तक कि दोनों बराबर आवेश पर नहीं आ जाते हैं। यहां तक की बात समझ में आई क्या बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला एक तरीका जिसको अपन बोलते हैं प्रेरण के द्वारा चार्जन, प्रेरण के द्वारा आवेशन, प्रेरण के द्वारा आवेशन, यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक बात याद रख लीजिए, जहां पर ये शब्द आ गया ना इंडक्शन यानी प्रेरण, इसका मतलब होता है बेटा बिना स्पर्श किए, बिना टच किए, एक दूसरे को बिना टच किए। अब बोलते हैं भाई एक ये स्फेयर है, दूसरा ये स्फेयर है, इन दोनों को हमने कैसा रखा हुआ है सर, एक स्टैंड पे रखा हुआ है। और ये स्टैंड कैसे हैं सर, सर दो के दोनों स्टैंड्स हैं अचालक स्टैंड है, वैद्युत रोधी है बेटा। अच्छा वैद्युत रोधी स्टैंड हमने क्यों लिया है सर, जो भी आवेश है ये धरती में ना चले जाएं, क्योंकि धरती क्या है, आवेशों को खा जाती है, आवेशों को खा जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वैद्युत रोधी स्टैंड लगाया हुआ है ताकि यहां से आवेश नीचे ना आए। अब हमें इस पर चार्ज लाना है, इट इज नॉट चार्ज, इस पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन दूसरे वाले पे आवेश है। जब दूसरे वाले पे आवेश है तो होगा क्या बेटा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये हाईली पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा सर, इसके नेगेटिव चार्जेस को अपनी ओर खींच लेगा, नेगेटिव चार्जेस को अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि भाई प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और प्लस वालों को दूर भेज देगा। और इस प्रकार से ये पार्शियली पोलराइज्ड हो जाएगा, यानी कि आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाएगा। ये हुआ प्रेरण का तरीका। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक चार्ज है दूसरा नॉट चार्ज है, यानी एक पे आवेश है और दूसरे पे आवेश नहीं है, तो हम क्या करेंगे सर, दोनों को बहुत नजदीक लाएंगे। नजदीक लाने पर होगा क्या बेटा सर, नजदीक लाने पे होगा ये कि जो पॉजिटिव चार्जेस है ना वो नेगेटिव चार्जेस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे और पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल कर देंगे। तो ये जो वस्तु है ना जिस पर पहले कोई आवेश नहीं था, ये पार्शियली पोलराइज्ड हो गई है। क्या हो गई बेटा, पोलराइज्ड हो गई है, यानी कि ध्रुवित हो गई है, और इस पर पार्शियल चार्जिंग आ गई है, आंशिक रूप से इस पे आवेश आ चुके हैं। ये रहा आपके प्रेरण का तरीका। तो आवेश में नॉट मतलब लास्ट तो नहीं ना तो लीस्ट कह सकते हैं, मैं कह सकता हूं कि ये पर्याप्त चीजें हैं जो यूपी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आवेश से रिलेटेड आप में कुछ नहीं पूछा जाएगा। मैं एक बारी जल्दी जल्दी रिवाइज कराता हूं, फिर कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों पे मैं लिख के आया हूं, उन प्रश्नों पे अपन आगे बढ़ेंगे। आर यू रेडी? ओके, शुरुआत करते हैं सर। जल्दी जल्दी से मैं रिवाइज करता हूं, हमने आवेशों के बारे में क्या क्या पढ़ा है। शुरुआत में भी रिवाइज किया था, अंत में भी रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आप कुछ भी भूले नहीं। हमारा अल्टीमेट मोटो क्या है, आपकी सफलता। #100 का फॉर्मूला याद रखना, ठीक है बेटा। शुरुआत करते हैं। आवेश क्या होता है, किसी वस्तु का मूल एवं आंतरिक गुण होता है, आंतरिक प्लस मूल गुण होता है, जिसके कारण क्या होता है, वस्तु या तो वैद्युत प्रभाव या फिर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है।
कितने प्रकार के होते हैं बेटा आवेश? सर आवेश होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है ऋणावेशित, चलो मैं इसको ऋणावेश ही लिखता हूं केवल। एक होता है ऋणावेश, दूसरा होता है बेटा धनावेश, और एक सिचुएशन होती है जिसको अपन बोलते हैं उदासीन। सिचुएशन कैसी होगी सर? इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन कम तो ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन कम प्रोटॉन ज्यादा तो धनावेश, दोनों इक्वल हो गए तो न्यूट्रल चार्ज। ठीक है बेटा। फिर हमने सीखा था कि आवेश क्या होते हैं बेटा? आवेश होते हैं एक दूसरे पे, अगर दोनों एक जैसे हैं, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो ये क्या करेंगे बेटा? प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर एक जैसे ना हो, विपरीत हो, तो ये क्या करते हैं बेटा? आकर्षित करते हैं। ठीक है बेटा। फिर हमने सीखा था आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण, आवेशों का संरक्षण क्या कहता है कि चार्ज ना तो पैदा किए जाते हैं और ना ही नष्ट किए जाते हैं। चार्जेस सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे में ट्रांसफर किए जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते हैं बस। और इसके लिए हमने एक सिंपल सा टेक्निकल टर्म सीखा था कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी विलगित सिस्टम है, तन्हा इंसान है, तो उसमें जितना पहले आवेश होगा उतना ही आवेश बाद में होगा। इसके बारे में हमने बात की थी। फिर हमने सीखा आवेशों का क्वांटीकरण, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। इसका फॉर्मूला हमने सीखा था Q = NE। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। आर यू रेडी? चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नहीं मिल रहे हो फिर? मैं इसलिए छोड़ सो रहा। हाँ हाँ, बस 20 मिनट के क्वेश्चन है, इसको रोक दो देख लें। क्वेश्चन मिल नहीं रहे ये वाले। थैंक यू सर। अब आते हैं अपन कुछ एक क्वेश्चंस की ओर। कुछ एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की ओर आते हैं। अच्छा, एक छोटी सी मेरे से फॉल्ट हो गई है, मैंने क्वेश्चंस को इंग्लिश में लिख दिया है, लेकिन आपको लैंग्वेज का बैरियर आएगा नहीं। आई विल नॉट लेट यू डाउन, चीजें मैं आसान कर दूंगा, इसकी मैं हिंदी लिख दूंगा आपके लिए। भाई पहली पीडीएफ थी जो कि मुझे थोड़ा सा बनाने में टाइम भी लग गया और मेरे से थोड़े से एरर भी हो गए हैं, ठीक है। तो इसकी हिंदी से आपको परेशानी होने वाली नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमने केवल आवेशों की बात की है, हमने सिर्फ आवेश लिए हैं। शुरुआत करते हैं बालकों। ओके, पहला क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाई 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में बोलेंगे बेटा 12.5 गुणता 10⁸ इलेक्ट्रॉन। अब टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बेटा? 12.5 10⁸ इलेक्ट्रॉन। कह रहा है इन पूरे इलेक्ट्रॉन्स पर हमें क्या निकालना है? सर इन पूरे इलेक्ट्रॉन्स पर हमें निकालना है आवेश। इन पूरे इलेक्ट्रॉन पर हमें क्या निकालना है बेटा? आवेश निकालना है। क्यू का मान फाइंड करना है। देखो इसके लिए मेरा जुगाड़ है, मैं आपको बता देता हूं, चीजें आसान है। देखो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था बेटा? सर फॉर्मूला पढ़ा था हमने Q = +-Ne। Q = +-Ne, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था। अब यहां सब कुछ ठीक है सर, E का मान भी हमको पता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इवन ये भी हमको पता है। सर मुद्दा कहां आके रुकता है? N पे, कि N की वैल्यू क्या होगी। वैसे तो यहां देखते ही पता लग रहा है सर ये N यही है। आप भी पूछ रहे होगे सर क्या ही पूछ रहे हो, इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी होता है। तो आप एक चीज याद कर लेना बेटा,
जो n होता है इसके दो सिनेरियोज हो सकते हैं। देयर कुड बी टू पॉसिबिलिटीज फॉर दिस n। एक तो हो सकता है कि ये या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन देगा, इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन देगा। तो अगर केवल इलेक्ट्रॉन दिया है या केवल प्रोटॉन दिया है तो हम क्या करेंगे बेटा, हम n की वैल्यू जैसे का तैसा मान लेंगे कि सर यही n की वैल्यू है। जो भी दिया होगा, 12 इलेक्ट्रॉन दिया है, 15 इलेक्ट्रॉन दिया, 100 इलेक्ट्रॉन दिया, 1000 इलेक्ट्रॉन दिया, 150 इलेक्ट्रॉन दिया, जितना भी दिया है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दिया होगा अलग अलग। जैसे यहां पर देखो सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की बात की जा रही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की बात की जा रही है, राइट। अगर केवल इलेक्ट्रॉनों की बात की जा रही है तो हम बोलेंगे कि सर n की वैल्यू सीधी सीधी लिख देंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आ जाएं बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आ जाएं तो फिर क्या करते हैं सर, इस केस में n क्या होता है, दोनों के बीच का अंतर होता है। ये बात मैंने उस दिन बताई हुई थी। अगर 17 इलेक्ट्रॉन हैं और 12 प्रोटॉन हैं तो आवेश कितने के कारण होगा, 17 माइनस 12 यानी 5 ई आवेश होगा, है ना। वो मैंने बताया भी था, जितना अंतर उतने ई आवेश होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लगाएंगे Q इज इक्वल टू एन ई का फॉर्मूला। ठीक है बेटा। अब जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा ना भाई, 12.5 मतलब 12.5 10 के घाते 8 इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना आवेश होगा। व्हाट विल बी द चार्ज ऑन 12.5 टाइम्स 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन्स। इजी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तो दी है ना बेटा, ये n है और n की वैल्यू निकाल लो कितना है यहाँ पे 12.5 10 की घाते 8 और e की वैल्यू तो हमको सर पता ही है, e का मान कितना होता है 1.6 10 की घाते -19 कूलम। तो ये नेट चार्ज हो गया है। अब क्या करना है, केवल मल्टीप्लाई करना है, गुणा कर देना है। गुणा करते टाइम क्या करेंगे बेटा, 10 की पावर को अलग ट्रीट करेंगे और नंबर्स को अपन अलग ट्रीट करेंगे। बोलो हाँ कि ना, नंबर्स को अलग ट्रीट करेंगे, 10 की पावर्स को अलग ट्रीट करेंगे। तो वैल्यू कैसी हो जाएगी सर, सर वैल्यू इसकी होनी है 16 से, देखो दशमलव को ना भूल जाया करो, मल्टीप्लाई करते टाइम दशमलव को अपन क्या करेंगे भूल जाएंगे। यहां 125 है, यहां 16 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे सर, 16 का गुणा कर लो, तो 16 5 80, हासिल लग गया 8, 16 दूना 32 और 8 40, हासिल कितना लग गया 4, 16 एक कम 16 और 4 20। अब बताओ नेट दशमलव कितने पे चाहिए था सर, एक इधर का एक इधर का, कुल कितने अंक पे, 2 अंक पे, 20.00 10 की घातें। अब देखिए ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 19 है, तो +8 -19। बोलो हाँ कि ना। अभी आंसर कितना आ जाएगा सर इसका, सर इसका आंसर आएगा 20 गुणता 10 की घातें। एक बात समझिएगा, 19 माइनस का है, 8 प्लस का है। कल ही मैंने बताया था 19 का कर्जा 8 की कमाई, माइनस को कर्जा समझेंगे, प्लस को कमाई समझेंगे। 19 रुपए का कर्जा था, 8 रुपए की कमाई थी, तो अपने पास नेट कर्जा कितने का बचा है, -11 का। क्या यहां तक की बातें क्लियर है क्या बेटा? ओके। अब एक बात और समझिए, अगर आप आंसर देख रहे हैं ना, तो आंसर कितना लिखा हुआ है, 2 × 10 के घाते -10 लिखा है, लेकिन अपना आंसर कितना आ रहा है सर, अपना आंसर आ रहा है 20 गुणता 10 की घाते -11। ऐसे सिनेरियो में हम एक बात याद रखेंगे, ऐसे सिनेरियो में हम एक बात याद रखेंगे बेटा, इस सिनेरियो में अपन एक बात याद रखेंगे कि अगर 20 × 10 की घाते -11 आ रहा है, ठीक है ना बेटा, तो हम क्या करेंगे सर, जब भी दशमलव कहीं नहीं लगा होगा वो सबसे अंत में होगा, जब दशमलव कहीं नहीं लगा है तो वो सबसे अंत में पाया जाता है। बोलो हाँ कि ना। यस सर। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, अगर दशमलव दाहिने से बाएं ले जा रहे हो, इधर से इधर दाहिने से बाएं ले जा रहे हो, तो आप घात क्या करते हो बेटा, सर हम घातों को जोड़ते हैं। और अगर दशमलव बाएं से दाहिने ले जा रहे हो, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, इस केस में क्या करते हैं बेटा, घात घटाते हैं। इस केस में क्या करते हैं बेटा, घात हम घटा देते हैं। मतलब अगर इधर ले जाओगे ना, इधर इस तरफ, तो हमें घातों को जोड़ना पड़ेगा, मतलब प्लस करना पड़ेगा। और अगर इधर ला रहे हो
मतलब बाएं से दाहिने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और दशमलव के बाईं तरफ सिर्फ एक अंक होगा, एक डिजिट होगी दशमलव के बाईं तरफ, माने यहां दशमलव नहीं, यहां चाहिए, इस जगह पे दशमलव चाहिए, तो इसको उठा के यहां लाइए। हम किधर ले जा रहे हैं बेटा, राइट से लेफ्ट ही ना ले जा रहे हैं। जब राइट से लेफ्ट ले जाएंगे तो कितना होगा, 2.0 10 की घातें -11 पहले से था, अब राइट से लेफ्ट ले जा रहे हैं, और राइट से लेफ्ट ले जाते टाइम क्या करेंगे, घात में एक जोड़ देंगे, घात में एक जोड़ देंगे, और जोड़ने का मतलब होता है बेटा प्लस करना। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 2.0 10⁻⁻, यही है बात। -11 में से एक जाएगा, कितना बचेगा बेटा, -10 कूलम। ये है आपका आंसर। क्या पहला क्वेश्चन जो था क्या आपको समझ में आया क्या, पहला क्वेश्चन क्या आपको समझ आया क्या, लेट मी नो अबाउट दिस। चीजें समझ में आनी चाहिए, चीजें समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा परेशानी है, क्योंकि यहां जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको एक मिनट बच्चा, हाँ तो मैं इसको इरेज भी कर देता हूं। अच्छा, इसका कॉनोटेशन आपको जो नोटेशन इसकी मिल नहीं पाएगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। अगर आप कहोगे तो मैं इसको हैंड रिटन तरीके से आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मुझे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये कर लूंगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कर रहा है हाउ मैनी, हाउ मैनी का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू बी रिमूव्ड, वुड हैव टू बी रिमूव, रिमूव मतलब होता है हटाना, किसी जगह से हटाना, हटाए जाएंगे या हटाए जाने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स हटाए जाने चाहिए फ्रॉम अ कॉपर पेनी, एक कॉपर पेनी से, टू लीव इट विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10⁻⁻7 कूलम, 10⁻⁻7 कूलम। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हटाए जाने चाहिए कि इस पर आवेश कितना बच जाए, 10⁻⁷ का। अब भाई इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन हटाने पर चार्ज कैसा बचेगा सर, पॉजिटिव चार्ज। सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पूछ रहा है क्या, यानी n पूछ रहा ना बेटा, तो n का मान हमसे निकालने के लिए कह रहा है, n की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। अब बचा क्या है सर, अपने पास आंसर है 10⁻⁻7, क्या सर, ये तो आवेश की तरह दिख रहा है, 10⁻⁻7 कूलम, यानी ये क्या है बेटा, आवेश है। और कैसा आवेश है, प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं, तो आवेश कैसा बचेगा सर, आवेश तो पॉजिटिव ही बचेगा, आवेश तो पॉजिटिव ही बचेगा सर। फिर क्या करना है, n का मान निकालना है। तो एक बात समझो, या तो आप ऐसा बोल लो कि Q इज इक्वल टू NE, आप सीधा सीधा याद कर लो कि यहां से अगर मैं n निकाल लूंगा ना बेटा, तो ये गुणा में था ना, बटे में आ जाएगा, माने Q/E। बोलो हाँ की ना, यहां से कितना आ जाएगा, Q/E। बोलो बोलो यस सर। अब या तो आप इसको सीधे याद कर लो कि n इज इक्वल टू Q/E होता है, या फिर आप इस फॉर्मूले को याद करो, फिर यहां से E को बटे में लाओ, इससे आपका 1 आध 2 3 सेकंड में चला ही जाएगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। अगली बार से जब भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं सीधे यहीं से आऊंगा, ठीक है। ओके, अभी क्या करना है सर, Q का मान रखो, E का मान रखो। Q की वैल्यू कितनी बेटा, सर ये तो है 10⁻⁻7, अपॉन में E की वैल्यू कितनी होती है सर, 1.6 10⁻⁻19। बोलो हाँ की ना, यस सर। अभी क्या करना है सर, ऊपर में कोई नंबर नहीं है तो मान लो 1 था वहां पे, मान सकते हैं ना, बस। अभी क्या करना है सर, संख्याओं को अलग कर लो, 10 की घात को अलग कर लो। तो संख्या में क्या क्या है बेटा, 1/1.6, लेकिन 10 की पावर में देखिए क्या क्या है सर, 10 की पावर में -7 ऊपर था और -19 नीचे है हर में। जब हर से अंश में ले जाएंगे तो पावर का साइन यानी घात का चिन्ह बदल जाता है, नीचे -19 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, +19। बोलो हाँ की ना, एग्जैक्टली। अभी क्या करना है सर, अभी तो हमको डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे सर, नीचे से दशमलव हटाइए तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा सर, 0। नीचे से दशमलव हटाएंगे ऊपर बढ़ जाएगा 0। तो इधर बचा है 10/16, है ना,
दो से काट सकते हैं क्या बेटा? 2×5 = 10, 2×8 = 16। तो मतलब कितना बचा बेटा? सर बचा है 5/8, 10 की घातें। सर 19 पॉजिटिव है और -7 नेगेटिव है, माने 19 में से 7 घटाइएगा तो कितना बचा? सर ये तो बचेगा प्लस का 12। प्लस का क्या बच जाएगा? 12 बच जाएगा। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना ना बेटा, तो 5/8 का मतलब क्या होता है? सर 5/8 का मतलब होता है, इसको मैं डिवाइड करूंगा, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली को भाग करते हैं, माने अंश को हर से भाग करते हैं। तो जब आप डिवाइड करेंगे ना, तो वैसे तो आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे डिवाइड करेंगे, यहां पर रखें, मैं इसको आपको डायरेक्ट करके बता रहा हूं, ठीक है? संख्या छोटी है 8 से ना, तो दशमलव तो आएगा ही आएगा, पॉइंट लगेगा, तो ऊपर कितना बचा है सर? ये 50 हो गया होगा, दशमलव के बाद 0 बढ़ेगा, 50 हो चुका होगा। अभी मुझे 8 के लिए 50 का पहाड़ा, मतलब 50 के लिए 8 का पहाड़ा पढ़ना है। 8 छंगे 48, 2 50, 2 की जगह दशमलव की वजह से 0 लगेगा, यानी 20 हुआ। 8 दूनी 16, फिर उसके बाद 16 4 20 ना 40 हो गया, 8 पंचे 40, 10 की घाते कितनी है बेटा? यहाँ 12। मैंने बोला था दशमलव के बाईं तरफ एक डिजिट होनी चाहिए, और वो एक डिजिट 0 नहीं होगी, 0 को छोड़कर एक डिजिट, माने दशमलव हमको कहां से कहां ले जाना है सर? दशमलव यहां लाना है, ठीक है? बाद में तो लिखिए सर 6.25, 6.25, 6.25, 10 की घातें सर 12 था। हम ले किधर से किधर जा रहे हैं सर? बाएं से दाहिने ले जा रहे हैं, बाएं से दाहिने ले जाएंगे, क्या करेंगे सर? एक माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 6.25, यानी 6.25, 10 की घातें 11 इलेक्ट्रॉन्स। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, 6.25, 10 की घातें 11 इलेक्ट्रॉन्स। क्या यहां तक की बातें समझ में आई? क्या यहां तक की बातें आप सबको समझ में आई क्या? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर ये पीडीएफ, और अगर आप कहोगे तो हैंड रिटन नोट्स, इसका सॉल्यूशन मैं अपने व्हाट्सएप चैनल लक्ष्य करियर पॉइंट पे अपलोड करवा दूंगा। अभी आपको सिर्फ इसको समझने का प्रयास करना है, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन खुद से लगाने का प्रयास करेंगे, आ जाए तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड है, नहीं आए तो सीधा सोल्यूशन पे आ जाना। सोल्यूशन आपका भाई इधर करा ही रहा है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कितने मिनट हो गए आदि? मतलब इसको अकेले ही 37 हो गया? अरे बाप रे, बहुत ज्यादा हो गया वीडियो। चलो आगे आते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल, है ना? यानी कि कैलकुलेट द चार्ज, आवेश की गणना कीजिए। कैलकुलेट का मतलब होता है गणना करना। आवेश की गणना कीजिए ऑन एन अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल पे, अल्फा पार्टिकल पर आवेश की गणना करनी है। गिवन चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज तो सर इलेक्ट्रॉन के बराबर होता, क्या ही मजाक कर रहे हैं। लेकिन सर हमें अल्फा पार्टिकल तो नहीं पता ना, हमें अल्फा पार्टिकल नहीं पता है। एक बात याद कर लेना बेटा, जो हीलियम का नाभिक होता है ना, हीलियम एक तत्व है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन में जो हीलियम है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 2 होता है, यानी हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। अब जो हीलियम का नाभिक होता है ना बेटा, हीलियम का नाभिक अल्फा कण होता है, हीलियम का नाभिक अल्फा कण कहलाता है। हीलियम का नाभिक क्या कहलाता है बेटा? अल्फा कण होता है। अब हमें अगर अल्फा कण निकालना है ना, तो हीलियम के नाभिक पे आवेश निकाल लो, बस हीलियम के नाभिक पर आवेश निकाल लो। अब देखो एक बात याद रखना, परमाणु पर आवेश 0 होता है, परमाणु पर आवेश नहीं होता है, क्योंकि भाई परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, परमाणु में क्या होता है? जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, यानी क्या हो गया बेटा? आवेश नेट 0 हो गया। लेकिन अगर मुझे नाभिक पर आवेश की बात करनी है सर, अगर मुझे नाभिक पर आवेश की बात करनी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, याद कर लेना, इसको नोट पॉइंट कर लेना। नाभिक पर जो आवेश होता बेटा, देखो इसीलिए न्यूमेरिकल्स कराए जाते हैं, ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें उस टाइम पे बताए नहीं जाते हैं, और बताए जा भी नहीं सकते, थोड़े से क्रिटिकल होते हैं कई बारी। तो हमें क्या सीखना? नाभिक पे आवेश। अब नाभिक पे होते हैं प्योरली प्रोटॉन्स, केवल प्रोटॉन होते हैं। अगर नाभिक पर प्रोटॉन होते हैं तो प्रोटॉनों की संख्या जो होती है ना, वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, जितने परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन्स।
तो अगर मैं नाभिक पर आवेश की बात करूं तो ये प्लस जेडी के बराबर होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक में ई से गुणा कर दो तो वो क्या हो जाएगा, नाभिक पर आवेश हो जाएगा। और मैंने यही तो बताया है ना, हीलियम का नाभिक अल्फा कण कहलाता है। तो हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन पाए जाएंगे सर, 2 प्रोटॉन्स। इसका परमाणु क्रमांक कितना है सर, 2। तो हीलियम के नाभिक यानी अल्फा कण पे आवेश कितना होगा, अल्फा कण पर आवेश सर ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका Ze प्लस का। और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना बेटा, 2। ई का मान कितना है 1.6, 10 की घाते -19। तो कितना होगा बेटा, 16 दूना 32, बोलो ना 16 दूना 32, 3.2, 10 की घाते -19। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, 3.2 10⁻⁻19, यही आपका वांछित उत्तर है। क्या चीजें समझ में आ रही हैं क्या? आप इसका फीडबैक मुझे जरूर देना, इसका फीडबैक आप मुझे जरूर देना। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई हैं, अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई हैं, डू लेट अस नो। इन क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से करते जाना, डू लेट अस नो करते जाइएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जी। हाँ सर, थोड़ा पढ़ा लूं, अभी जान ही रहे आप, ठीक है, थैंक यू सर। ये बस अभी 4-3-7 क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन और बचे हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन करा देता हूँ ये वाला, उसके बाद 3 बाद में कराऊंगा। 3 कठिन क्वेश्चन है ना, 3 के लिए अलग से क्लास कर ले लूंगा, फिर एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ बस। चलो बेटा शुरुआत करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द, अच्छा इसके बाद के 3 प्रश्न बहुत अच्छे हैं, ठीक है, इसके बाद के 3 प्रश्न बहुत अच्छे हैं। आप कहोगे तो मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आके मेरे से बताना, मैं इसका सोल्यूशन वैसे तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, आप चाहे बोलो चाहे नहीं बोलो, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त का तकाजा है, ज्यादा वक्त जा रहा है, ठीक है, क्लास थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, इसलिए मैं इसको अभी छोड़ दे रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 4th, 5वां 6वां 7वां, जो कि तीनों अच्छे क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क होंगे, ठीक है बेटा। ओके, कैलकुलेट द चार्ज ऑन फेरस, यानी कि आयरन पे, आयरन के क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन इट्स न्यूक्लियस, नाभिक पर पूछ रहा है, परमाणु पर नहीं। न्यूक्लियस का मतलब होता है बेटा नाभिक। तो जो आयरन का नाभिक है ना, आयरन के नाभिक पर क्या पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है। सर अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि जो नाभिक पर आवेश होता है ना, नाभिक पर क्या आवेश, वो क्या होता है सर, Q बराबर प्लस जेडी। अरे हाँ सर, ये तो हमने सीखा अभी, अगर प्लस जेडी है इसका मान, तो जेड का मान क्या है यहाँ पर, सर जेड तो इसका 26 है ना, यही तो है ना अभी किसका, जेड क्या है 26 ही तो है ना। अगर जेड 26 है और ई की वैल्यू तो हमको पता ही है 1.6 10⁻⁻19, तो क्या सॉल्व नहीं हो जाएगा क्यू की वैल्यू। ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये इजी होमवर्क है एक आपके लिए। बाकी 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो नीचे हैं मैं उनको दिखाई जरूर दे रहा हूं, बाकी आपको बेटा उनको सवाल को एक बारी ऐसा ना वेट कर लेना कि मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा हूं, होल्ड करने के बाद इसको वीडियो पॉज करना, सॉल्व करने का प्रयास करना। 75 किलोग्राम क्वेश्चन कह रहा बेटा, 75 किलोग्राम, मैं क्वेश्चन समझाई दे रहा हूं, 75 किग्रा इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश का मान, टोटल 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन पर आपको क्या फाइंड करना, आवेश का मान फाइंड करना है। ये पहला क्वेश्चन 5वां था जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है इसलिए मैं इसको लिख दिया मैंने, आप इसे घर पे प्रयास कीजिएगा सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी मेगा कूलम इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी मेगा कूलम्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन, है ना, न्यूट्रल हाइड्रोजन के 2 कूलम में, 2 कूलम में हाउ मेनी मेगा कूलम्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन। इस न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस के 2 मोल में कितना कितना कूलम, देखो यहाँ कूलम नहीं लिखा, यहाँ इन्होंने पूछा मेगा कूलम, हाउ मेनी मेगा कूलम चार्ज, कितने मेगा कूलम। तो पहले आप आवेश निकाल लेना, फिर इस आवेश को डिवाइड कर देना 10 की घाते -6 से, यही आपका किसमें दे देगा आंसर, मेगा कूलम में। कूलम में नहीं पूछा आंसर, किसमें पूछा, मेगा कूलम में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और अपने इस क्लास का सबसे कठिन क्वेश्चन,
अपने इस क्लास का सबसे अच्छा, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी अच्छा था, लेकिन दिस वन इज इवन मोर स्पेशल। ये क्वेश्चन मेरे दिल के बहुत करीब है। अब आपको मैं क्वेश्चन समझाए तो दे रहा हूं, लेकिन प्रयास आपको खुद से करना है, या फिर आप कमेंट में करना, मैं इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन कल दूंगा। एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। क्या करना है बेटा, 100 ग्राम पानी, 100 ग्राम जल में, 100 ग्राम जल में क्या एस्टिमेट करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर का मतलब क्या होता है बेटा, संख्या। तो 100 ग्राम पानी में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है, पहला क्वेश्चन। और इसी में क्या कर रहा है, हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज कैरीड बाई दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले तो आपको निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसमें निकालना है बेटा, 100 ग्राम पानी में। 100 ग्राम पानी में क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। अब उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या n आ जाएगा ना बेटा, तो फिर पूछ रहा है कि इन इलेक्ट्रॉनों पर टोटल चार्ज कितना होगा। फिर तो उसके बाद हो ही जाएगा ना बेटा, Q इज इक्वल टू एनी, Q इज इक्वल टू एनी। ये रही आज की अपनी खूबसूरत क्लास। अब आपसे मैं मिलूंगा, अभी मुझे अलविदा दीजिए, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हैव अ वेरी ग्रेट डे। ओके सर।